हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में हम लोग जो है रिमाइंडर साइंस के भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। और ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग भौतिक विज्ञान को, ये जो है चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और अच्छे से समझाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न के सेट पर आधारित है। ये प्रश्न जितने भी इसमें जो चैप्टर में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो। तो गाइज़, ये जो है चैप्टर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक के अध्याय को पढ़ लिया था और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश को। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके मोबाइल तक आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। इस वीडियो में हम लोग लाइट यानी कि प्रकाश से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको पढ़ेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। यानी कि प्रकाश तरंग जो है इसका प्रकार जो है यानी कि किस टाइप का होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। यह जो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग है, इसकी पुष्टि जो है किस घटना के आधार पर होगी। तो यह जो अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग है, प्रकाश यानी कि प्रकाश का तरंग जो है किस प्रकार का है, अनुप्रस्थ तरंग का है, और इसकी पुष्टि जो है ध्रुवण के कारण यानी कि ध्रुवण घटना के कारण होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको बताया था सबसे पहले मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ग्रोमाल्डी जो थे, ग्रोमाल्डी ने ही यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोमाल्डी। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था किसने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टाइन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइंस्टाइन ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवण जो एक ऐसा घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में जो है घटित नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवण। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश जो है एक चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, एक जगह से टकरा करके फिर वापस लौटना, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। यानी कि प्रकाश का ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग जो है यह किस प्रकार का तरंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का ध्रुवण घटना जो है यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंग जो है यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। ऊपर में ही मैंने बताया था आपको कि प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है और यह जो है किस घटना के कारण होता है, तो ध्रुवण के घटना कारण। ये दो प्रश्न मैंने बताया था और दोनों को मिला करके यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न बन गया, क्या प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग जो है यानी कि स्पीड, प्रकाश जो है किस चाल से चलता है, इसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है रोमर ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। रोमर वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रकाश का वेग यानी कि स्पीड को ज्ञात किया था। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होगा कहाँ पर? तो इसका सबसे वेग जो है यानी कि स्पीड जो है, प्रकाश का स्पीड जो है सबसे अधिक होगा निर्वात में। नेक्स्ट है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, यानी कि जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल जो है किस क्रम में होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल में जो है प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक होता है और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा किसमें होता है? कांच में। उसके सबसे कम होता है हीरा में। नेक्स्ट है देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग जो है 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड जो है समय लगता है। नेक्स्ट है देखिए सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? तो प्रश्न था सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, यानी कि जो है सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में लगभग जो है अप्रॉक्स में कितना समय लेगा। तो सूर्य का प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो कितना होगा अप्रॉक्स में? तो वह समय जो है 8.18 मिनट का समय लगभग होगा, यानी कि अप्रॉक्स में अगर बोलेंगे तो 8.1 मिनट जो है प्रकाश का तरंग को लगेगा। तो सूर्य से जो है पृथ्वी के तल तक प्रकाश को पहुंचने में जो है 8.1 मिनट समय जो है अप्रॉक्स में लगेगा। नेक्स्ट है प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति जो है यानी कि प्रकाश का स्पीड जो है यह कितना होता है? तो प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का जो है किरीट दिखाई देता है, यानी कि उसका कोरोना दिखाई देता है। जैसे कि सूर्य है और इसका दीप्तिमान सतह जो है ये किरीट, और यही भाग जो है दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तब, यानी कि सूर्य का जो मुखौटा है वही दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगेगा उसका मैक्सिमम समय जो है वो कितना होता है, सबसे ज़्यादा समय जो है वो कितना हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तब अधिकतम समय जो है उसका कितना होता है? 460 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब जो है चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा रहेगा तब जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो चंद्र ग्रहण जो है घटित होगा ये किस दिन होता है? अमावस्या का दिन होगा या पूर्णिमा का दिन होगा या अर्धचंद्र के दिन होगा या अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों के दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पूर्णिमा का दिन जो है यह चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है यह होता है अमावस्या का दिन, यानी कि प्रतिपदा के दिन। प्रतिपदा जो होता है यानी अमावस्या जिसको बोलते हैं उसी के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा में लगता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन है और उसमें एक सिक्का अगर डाल दिया जाए तो उसको अगर साइड से देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह किस कारण से होता है? तो पानी का भरा हुआ बर्तन में अगर एक सिक्का डाल दिया जाए तो वह जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है देखिए जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? सेम प्रश्न है, यहाँ पर सिक्का था, यहाँ पर मछली है, तो यह किसके कारण होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी कि किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरा हुआ बर्तन में अगर डुबाया गया छड़ जो है, यानी कि डुबाया हुआ छड़ जो है वह टेढ़ा प्रतीत होता है, यानी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस कारण से? तो यह भी जो है अपवर्तन के कारण से होगा। जैसा कि क्या था, पहले सिक्का था, उसके बाद मछली था, अब यहाँ पर जो है यह छड़ है। तो अगर पानी से भरा हुआ बर्तन है और इसमें एक छड़ जो है इस तरह से रख देंगे तो यह टेढ़ा दिखाएगा। यह पूरा भरा हुआ है तो इसको अगर देखेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा? मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यह अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर वह झुक जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है क्या होगा? जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाएगी तब, कि जल से कांच में जाएगी तब, या वायु से जल में जाएगी तब, या वायु से कांच में जाएगी तब। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है तब होगा जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाएगी तब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष जो है बनता है क्यों? इसका कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण जो है यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का जो है डिस्पर्शन जब होगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण जब होगा तब वो क्या होगा? वो इंद्रधनुष बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा यानी कि मिराज उदाहरण है किसका? तो मृग तृष्णा का उदाहरण क्या होगा? तो मृग तृष्णा का उदाहरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है यह उदाहरण है मृग तृष्णा का, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है यह मिराज का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है किस घटना पर? यानी कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का, यानी कि शरीर के जितने भी अंग है इंटरनल अंग, उसके अन्वेषण यानी कि उसके जांच के लिए कौन सा प्रयुक्त तकनीकी के द्वारा जो है एंडोस्कोपी होता है? तो एंडोस्कोपी के दौरान जो है किस उपकरण के द्वारा, यानी कि किस प्रयुक्त तकनीक के द्वारा एंडोस्कोपी आधारित है, यानी कि उसका जो अन्वेषण होगा पूर्ण शरीर का, तो पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण के लिए जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर जो है एंडोस्कोपी आधारित होती है। किस पर होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के परिघटना पर होती है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु में जो है उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है वायु से कांच में जाए, या वायु से जल में जाए, या कांच से वायु में जाए, या जल से कांच में जाए। कब होगा? सूर्य से प्रकाश का जो है आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए तब। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश का आंतरिक परावर्तन तब हो सकता है जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाएगा तब। नेक्स्ट है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? यानी कि जब कांच का देखिएगा क्रैक होगा तो वह चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच जो है चटकीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वह चटकीला हुआ प्रतीत होता है, यानी कि वह टूटा हुआ प्रतीत होता है। यानी तो चटका हुआ कांच यानी कि जब क्रैक पड़ता है कांच में तो एक लकीर बनता है, लेकिन वह लगता है कि टूटा हुआ है। चटकीला मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, यानी कि वह टूटा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह टूटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, देखिए इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है? तो इंद्रधनुष जो है हम सभी को पता है कि वह 7 रंग का दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो 7 रंगों से बन के जो है इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों?
तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण जो है यह क्या होता है, तो वायुमंडल में जो है प्रकाश का विसरण का कारण जो है उसके धूलकण होते हैं। वायु में धूलकण होता है और उसके कारण जो है प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। तो उगते हुए एवं डूबते हुए जो है सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते हुए एवं डूबते समय जो है सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में जो है बैगनी रंग का जो है यानी कि वॉयलेट रंग का जो है विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो है विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है, इसका कारण क्या है। तो सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है धुतहीन होता है, इसका कारण जो है क्या है, परावर्तन के कारण जो है यह होता है। यह जो है परावर्तन के कारण होता है कि सूखा हुआ बालू जो है चमकीला दिखाई देता है और जबकि गीला हुआ बालू जो है धुतहीन होता है। यह प्रकाश का परावर्तन होगा तभी जो है वो चमकीला दिखाई देगा, यानी कि अगर बालू पर जब कण प्रकाश पड़ेगा और वह जो है प्रकाश रिफ्लेक्ट करके जाएगा तभी जो है वह परावर्तित होकर दिखाई देगा चमकीला। अगर वो गीला है तो उसमें प्रकाश जाएगा और अंदर चला जाएगा और इसके कारण जो है वो धुतहीन दिखाई देता है, यानी कि उसमें उसका लाइटिंग जो है रिफ्लेक्ट करके नहीं जा पाता है गीला चीज़ में, यानी कि गीला जब रहेगा बालू तब होता है वो रिफ्लेक्ट करके बाहर नहीं जा पाता है प्रकाश, तो इसीलिए वो धुतहीन दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, परावर्तन। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग से चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो साबुन के पतले झाग से जो है चमकदार रंगों का बनना जो है यह जो है बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कार में दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो कार में दृश्यालोकन के लिए जो है उत्तल दर्पण शीशे का प्रयोग होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसी शीशे का प्रयोग होता है दृश्यालोकन के लिए। नेक्स्ट है मोटर कार में दृश्य पश्च के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, यानी कि दृश्य पश्च क्या हुआ, बैक का जो छवि है उसको देखने के लिए। पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो मोटर कार में जो है पश्च दृश्य देखने के लिए यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है किस प्रकार का। तो दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर वो यूज़ करते हैं दांत के डॉक्टर, जो है दांत के अंदरूनी दांत को देखने के लिए जो है वो लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में जो है परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कार का हेडलाइट में जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर जो है इसी का यूज़ करके जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। तो कार चलाते समय जो है अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आँख की रेटिना पर जो है यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर हमेशा जो है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो जब कोई वस्तु जो है दो समानांतर दर्पण के बीच में रखा जाए तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी। तो उसकी संख्या जो है अनंत होगी, यानी कि असंख्य संख्या बनेगी, यानी कि जो संख्या बनेगा वो कितना बनेगा, अनंत होगी। तो जब कोई दो समानांतर जो दर्पण है, समतल दर्पण है, ये दोनों समांतर समतल दर्पण है और इसके बीच जो है कोई वस्तु है और इससे जो है रखा हुआ है यहाँ पर वस्तु बीच में, और इस पर जो है कितनी छवि बनेगी, तो अनंत छवि जो है इसमें बनेगी। नेक्स्ट है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दो समतल दर्पणों को जो है 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य जो है एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के जो है 3 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि 3 छवि जो है मोमबत्ती के बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति जो है दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच में खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो जब एक व्यक्ति जो है दो समतल दर्पण पर जो है 60 डिग्री कोण पर अनंत है और उसके बीच में खड़ा हो जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है कितना बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है 5 बनेगा। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस वह लेंस है जो किस प्रकार का लेंस होता है, यानी कि किरण फैलाता है या किरण एकत्रित करता है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अभिभाषी लेंस जो है वो किस प्रकार का लेंस होता है। तो अभिभाषी लेंस जो है यह किरणें को एकत्रित करती है, यानी कि अभिभाषी लेंस जो है क्या करेगी, वह जो है किरण को एकत्रित करती है एक जगह पर, अभिभाषी लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपसारी लेंस वह लेंस है जो क्या करती है, किरण फैलाती है, किरण को एकत्रित करती है या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अपसारी लेंस जो है वह लेंस है जो किरण को फैलाती है और आभासी लेंस क्या करती है, किरण को एकत्रित करती है, और अपसारी लेंस क्या करेगी, किरण को फैलाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा किस प्रकार से। तो वायु का बुलबुला जो है जल में अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस प्रकार से। तो जल के अंदर जो है वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा, यानी कि वह जो है अपसारी लेंस क्या करता है, किरण को फैलाता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला क्या करेगा, उसको फैलाएगा, यानी कि अपसारी लेंस के जैसा वो काम करेगा, यानी कि उसके किरण को फैलाएगा जल के अंदर। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता को जो है हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितनी। तो धूप में जो हम लोग चश्मा पहनते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसकी क्षमता जो है क्या होगा, उसकी क्षमता जो है घट जाएगी। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्यों। प्रिज्म से गुजरने पर जो है सूर्य की प्रकाश की किरण जो है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्यों, क्योंकि जो है विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए वो जो है अलग अलग भाग में वो विभक्त हो जाती है। रंग जो किरण जो प्रकाश से किरण जो निकलती है अलग अलग रंग का होता है और वो उसका विचलन जो है अलग अलग होता है, यानी कि उसका विचलन जो है भिन्न भिन्न होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो विभक्त हो जाती है, विभिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन जो है भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण जो है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश से किरण जो है अलग अलग रंगों में व्यक्त हो जाती है।
नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मेल से बना है, तो श्वेत प्रकाश जो है यह 7 रंगों के मेल से बना है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे, तो श्वेत प्रकाश जब है ये प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, तो बैंगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, इसीलिए बैंगनी रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होगा, विचलन जो है इसका सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण का सबसे कम विचलन होता है, वह कौन सा रंग है। अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक होगा बैंगनी और सबसे कम होगा कौन, लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग जो है कौन कौन से होते हैं, तो RBG, ऐसे याद रखिए RBG यानी कि रेड ब्लू ग्रीन। तो कहाँ पर है, लाल ब्लू, लाल हरा नीला, ठीक है। रेड से हो गया लाल, ग्रीन से हो गया हरा और ब्लू से हो गया नीला। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, लाल हरा नीला जो है ये प्राथमिक रंग है RBG बोल सकते हैं इसे, RBG शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, RBG जो है प्राथमिक रंग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में से यानी कि ये 4 रंग में से किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होगा, तो सबसे जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे न्यूनतम होगा वो किसका होगा, बैंगनी का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि प्रकाश के वर्णक्रम में जो है किसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होगा, तो लाल का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र जो है यानी कि लाल कपड़ा कैसा दिखाई देगा। तो यदि किसी कमरे में हरा कलर का जो विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र जो है किस रंग का दिखाई देगा, तो लाल रंग जो है यानी कि लाल वस्त्र जो है वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो लाल कांच को जो है अधिक गर्म करने पर यानी कि अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा हो जाएगा, तो वह जो है हरा दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, हरा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किस प्रकार से। तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जा सकता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो है प्रकाश का रंग निश्चित कर सकते हैं कि वो कौन सा तरंग यानी कौन सा रंग है प्रकाश। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में जो है 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो अगर जो पृथ्वी पर वायुमंडल है ये पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहे तो आकाश जो है कैसा दिखाई देगा, तो आकाश जो है यह काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी कारण जो है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को जो है वहाँ पर अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा। यानी कि लाल हरा और नीला रंग ये तीनों को मिला देंगे समान अनुपात में, यानी कि 1:1 में मिला दे लाल हरा नीला को, तो ये कैसा रंग बनेगा, तो यह रंग जो है सफ़ेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की सतह के द्वारा जो है कार्य करता है। यानी फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग जो है आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का जो है फिल्म भाग वो आँख की रेटिना की तरह जो है काम करता है। नेक्स्ट है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में जो है उत्तक लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब जो है निम्न
में से किस भाग पर बनाती है? तो मानव की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह अपने रेटिना भाग पर बनाती है, यानी कि रेटिना पर जो है मानव की आंख में जो रेटिना होता है उसी पर उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का छवि कहाँ बनेगा? आंख में, तो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। वो रेटिना पर प्रतिबिंब जैसा जो बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? यानी कि आँख के किस भाग के कारण जो है आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश का मात्रा, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आँख के आइरिस भाग के द्वारा जो है या प्रकाश का मात्रा जो है आइरिस जो है कंट्रोल करता है। अगर आँख में प्रवेश कर रहा है कोई भी प्रकाश तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस करेगा। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आँख के जो है कॉर्निया भाग को यानी कॉर्निया हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। यानी कि नेत्रदाता जो है, अगर मान लीजिए अगर आप आँख किसी को देते हैं अपने मरने के बाद, तो वो उसका जो है कॉर्निया भाग, आँख का कॉर्निया भाग जो है उसको दिया जाता है, इसी को जो डोनेट किया जाता है। नेत्र आँख का जो है कॉर्निया भाग को जो है डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र यानी कि अगर आपका आँख जो है स्वस्थ है तो उसके लिए स्पष्ट दृष्टि जो है न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी जो है वो कितनी होती है स्पष्ट देखने के लिए? तो यह जो है स्पष्ट दूरी देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो जब कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाएगा तो उसमें जो है कौन सा दृष्टि का दोष होगा, यानी कि कौन सा उसे रोग होगा? तो उसे जो है निकट दृष्टि दोष जो है उसे होता है। जब कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। यानी कि दूर का सामान को नहीं देखेंगे तो क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि, यानी कि उसका उल्टा बोलेंगे। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का? तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जो दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहा है तो उसकी चश्मे के लिए जो है कौन सा लेंस जो है उसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस जो है उसे बोला जाता है कि उसे पहनने के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए जो है पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का जो है अवतल लेंस जो है उसे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहेंगे? कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, या वस्तु तिरछी दिखाई देती है, या वस्तु उल्टी दिखाई देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निकट दृष्टि दोष में जो है आदमी यानी कि व्यक्ति कोई भी दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। यानी कि जब दूर दृष्टि दोष जब से पीड़ित होगा व्यक्ति तो उसको कौन सा चीज़ नहीं दिखाई देगा? तो उसे जो है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी कि जो है उसे दूर दृष्टि दोष है। सिंपल है, देखिए दूर दृष्टि से जो यानी कि दूर की वस्तु को जो नहीं देख पाएगा उसको कौन सा रोग होगा? तो निकट दृष्टि दोष। और निकट की वस्तु को जो नहीं देख पाएगा उसे कैसा रोग होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के लिए जो है उसे उत्तल लेंस प्रयोग में लाए जाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्णनाता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णनाता को जो है ना ही अवतल लेंस से, ना ही उत्तल लेंस से, ना ही बेलनाकार लेंस से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णनाता को जो है कोई भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसफोबिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? तो जरा दृष्टि दोष के लिए जो है उसे बाइफोकल लेंस जो है उपचार के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है अभिविन्दुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? तो अभिविन्दुकता के उपचार के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया को ही कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का चीज़ जो है उसे दिखाई नहीं देता है, इसी को बोलते हैं मायोपिया। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है?
तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है क्या कि दूरदृष्टि दोष, यानी कि निकट का वस्तु जो है उसे नहीं दिखाई देता है, उसी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है, एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूरी पर यानी कि अधिक दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो वह जो है किस दोष से पीड़ित है। तो एक आदमी जो है 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा, तो वह जो है मायोपिया से यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। मायोपिया का अर्थ क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, एक मनुष्य जो है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो एक मनुष्य जो है 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह व्यक्ति जो है दूरदृष्टि से पीड़ित है। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट है, दूरबीन क्या है, यानी कि टेलीस्कोप क्या होता है। तो टेलीस्कोप जो है यह क्या करता है, तो ये दूर की वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसी को बोलते हैं टेलीस्कोप। दूर की वस्तु को देखी जा सके उसी को कहते हैं टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, यानी कि जो घड़ी को बनाता है, यानी कि घड़ी का जो मैकेनिक्स होता है, आदमी होता है जो घड़ी को रिपेयर करता है, तो घड़ी को बारीकी उसका पुर्जा जो होता है घड़ी का, उसको देखने के लिए वह किसका उपयोग करता है। तो घड़ी साज जो है घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित परिवर्तन देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए जो है यहाँ पर जीव विज्ञान या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयोगशालाओं में जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यानी कि निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए जो है दूरदर्शी प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किया था किसने। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग जो है उसके व्यक्तिकरण के कारण चमकीले होते हैं। साबुन के बुलबुले जो है उसके चमकीले रंग होते हैं, क्यों, इसका कारण क्या है, उसका व्यक्तिकरण। नेक्स्ट है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो पानी से भरे तालाब की गहराई जो है यह किस कारण से कम दिखाई देती है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है यह पानी से भरे तालाब की गहराई जो है कम दिखाई देती है। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों। तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। यानी कि ये सोडा कांच करेगा कि पायरेक्स कांच करेगा कि जेना कांच करेगा या क्रूक्स कांच करेगा। यानी कि 4 प्रकार का कांच दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कांच जो है परावैंगनिक किरणों का विक्षेपण यानी कि विच्छेदन कर सकती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे का जो है विच्छेदन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक्स कांच जो होता है यह अल्ट्रावायलेट रे का विच्छेदन कर सकती है, यानी कि परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो प्रकाश के निम्नलिखित यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा प्रकार है जो पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का जो नीला और लाल रंग होता है, यह प्रकार नीला और लाल रंग का प्रकाश जो होता है इसके कारण ही जो है पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी कि किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ये नीला प्रकाश में होता है कि हरा प्रकाश में होता है कि लाल प्रकाश में होता है कि पीला प्रकाश में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीला प्रकाश में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है,
यानी उच्चतम ऊर्जा जो है नीला प्रकाश में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति जो है किसके बीच से गुजरेगी तो उसका प्रकाश जो है न्यूनतम हो जाएगा। तो प्रकाश की गति जो है कांच के बीच से जाते हुए जो है न्यूनतम हो जाती है, यानी कि कांच के बीच से अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा प्रकाश का। नेक्स्ट है किसी तारे के रंग का पता चलता है उसके किस कारण। तो किसी तारे का रंग जो है कैसे पता चल सकता है कि ये तारे का रंग जो है कैसा है, कि उसके भार के कारण पता चलेगा, कि उसके आकार के कारण पता चलेगा, कि ताप के कारण पता चलेगा, कि दूरी के कारण। तो किसी भी तारे का रंग जो है पता चलेगा उसके ताप के कारण, यानी कि उसके टेम्परेचर के कारण, यानी कि उसका जो हीट है उसके कारण जो है वो पता चलेगा, यानी कि उसका ताप जो जितना रहेगा उसके कारण जो है उसका रंग पता चलेगा कि उसका रंग कैसा है। नेक्स्ट है आइंस्टीन के E=mc समीकरण में C द्योतक है क्या। तो आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में जो है C द्योतक है किस चीज़ का। तो C जो है प्रकाश का वेग होता है। तो C जो है द्योतक है किसका, प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्यों। तो सोडियम वाष्प लैंप जो है प्रायः सड़क प्रकाश यानी कि स्ट्रीट लाइट के लिए प्रयुक्त होता है क्यों, इसका कारण क्या है। तो सोडियम वाष्प लैंप जो है प्रायः सड़क प्रकाश यानी कि स्ट्रीट लाइट के लिए प्रयुक्त होता है क्यों, क्योंकि ये जो है चमकदार रोशनी देते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है पीले रंग का पूरक रंग कौन है। तो पीले रंग का पूरक रंग कौन होता है, नीला रंग होता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न जो है एंडोस्कोप क्या है, यानी कि अंतर्दर्शी क्या है। तो एंडोस्कोप क्या होता है। तो एंडोस्कोप यानी कि अंतर्दर्शी जो है यह जो है एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र होता है। अंतर्दर्शी क्या होता है, एंडोस्कोप, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है एंडोस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्कोप जो है आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त किया गया एक प्रकाशीय यंत्र है।